The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. ये वॉरेन बफे के रूल्स जितने सिंपल लगते हैं उतने सिंपल हैं नहीं। बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे एक बुक मिली जिसमें मुझे समझ आया कि वॉरेन कैसे ये दो रूल्स फॉलो करते हैं। उस बुक का नाम है द वॉरेन बफे वे। इस बुक की में हम देखेंगे कि वॉरेन अपने ये दो रूल्स कैसे फॉलो करते हैं और कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करके क्या हम भी बिलियनर बन सकते हैं। इस समरी में हम ये भी समझेंगे कि कैसे वॉरेन ने कोका कोला कंपनी के शेयर्स बाय किए। उन्होंने कोका कोला कंपनी में क्या देखा कि उन्होंने $1 बिलियन के शेयर्स खरीद डाले। ये कंपनी के शेयर्स आज भी उनके पोर्टफोलियो में हैं। तो आइए चलते हैं इसकी समरी की ओर। जून 1984 में रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम ने एक इन्वेस्टिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वो इन्वेस्टमेंट ब्रोकिंग बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते थे, पर वो गलती से लेग मेसॉन, जो उस समय के वैल्यू इन्वेस्टर थे, उनके कोर्स में आ गए। मेसॉन की फिलॉसफी बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड्स से इन्फ्लुएंस थी। मेसॉन रॉबर्ट को वैल्यू लाइन इन्वेस्टमेंट सर्वे, जो उस समय की फाइनेंशियल मैगजीन थी, वो पकड़ा देते और रॉबर्ट को आउट ऑफ फेवर स्टॉक्स चूज करने को कहते। मेसॉन का ये मानना था कि हाई फ्लाइंग पॉपुलर ग्रोथ स्टॉक्स को छोड़ के रॉबर्ट को बीटन डाउन स्टॉक्स को देखना चाहिए, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन्वेस्टर्स के फेवर में हो। रॉबर्ट इस स्ट्रेटजी के लॉजिक को समझते थे, पर जब भी वो इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को देखते थे तो वो पाते थे कि वो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को बहुत लंबे टाइम से। तो उनको लगा इसमें कुछ तो मिसिंग है। एक दिन जब उनकी ट्रेनिंग खत्म ही होने वाली थी, तब किसी ने उनको बर्कशायर हैथवे की एनुअल रिपोर्ट पकड़ा दी। वो एनुअल रिपोर्ट कोई आम एनुअल रिपोर्ट जैसी नहीं थी, क्योंकि उसमें ना तो कोई ग्राफ था ना चार्ट था। उसमें था 20 पेजेस का चेयरमैन का लेटर, जिसमें चेयरमैन ने अपने पूरे बिजनेस को समझाया हुआ था। वो चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि खुद वॉरेन बफे थे। इसे पढ़कर रॉबर्ट इतना प्रभावित हुए कि उनका इन्वेस्टिंग का नजरिया ही बदल गया। जब वो नेक्स्ट डे अपनी क्लास में गए तो वैल्यू लाइन मैगजीन के अब वो जो नंबर्स देख रहे थे वो उनको अलग लगने लगे। वो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक स्टोरी बयां कर रहे थे। उन नंबर्स में कहीं से जीवंतता आ गई। अब वो नंबर्स उनको कंपनी के बारे में बता रहे थे। उसके बाद रॉबर्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में सोचने लगे। अब जो उनका लेग मेसॉन की वैल्यू थ्योरी में मिसिंग लग रहा था वो उन्हें मिल गया था। फिर क्या था, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट उसी दिशा में शुरू कर दी और एक सफल इन्वेस्टर बन गए। उन्हीं लर्निंग्स को रॉबर्ट ने इस बुक में लिखा है। आइए जानते हैं कि रॉबर्ट ने क्या लिखा है। If you're investing, if I'm going to buy a half interest in a McDonald's stand and you're going to run it, or McDonald's franchise and you're going to run it, I look to the business to determine whether I made a good investment. And I'm concerned about, whether we have new competition, how we do over the years. But it's the business I look at. When you're just looking at the price of something, you're not investing. I mean, वॉरेन बफे के हिसाब से स्टॉक खरीदने में या कोई पूरा बिजनेस खरीदने में कोई फर्क नहीं है। एक बुनियादी फर्क बस इतना होता है कि आप उस कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप स्टॉक मार्केट से उसके शेयर खरीदते हो। उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट से बिजनेस खरीदने के फायदे भी बहुत हैं, जैसे कि आप बहुत सारे बिजनेसेस बाय कर सकते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक मार्केट पॉसिबल नहीं है, और स्टॉक मार्केट में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है अच्छे बिजनेस को बाय करने की, वो भी सस्ते दामों में, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक इमोशनल मैनिएक है। you can buy small pieces of businesses for less than you can buy whole pieces of businesses. For the premium you'd have to pay if you were buying the whole thing. So you get a bargain as an investor compared to what I can get in terms of buying the whole business. वॉरेन उन बिजनेसेस को देखते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स उनको अच्छे लगते हों और उन बिजनेस को ऑनेस्ट और कॉम्पिटिटिव लोग रन करते हों, और वो शेयर मार्केट में अपनी वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट में अवेलेबल हो। आइए समझते हैं वॉरेन कैसे करते हैं ये सब और वो क्या देखते हैं उन बिजनेसेस में। बफेट बताते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर निर्भर करती है
कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने अच्छे से समझते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप फिर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशंस को भी इग्नोर कर सकते हैं, वरना आपको लगेगा कि स्टॉक मार्केट करेक्ट है और आप गलत, और जहां आपको और स्टॉक खरीदना चाहिए वहां आप बेच रहे होंगे क्योंकि आपने बिजनेस को ढंग से समझा ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि आप नेस्ले इंडिया कंपनी को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं बजाय नवीन फ्लोरिन के? ये इसलिए कि नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट्स जैसे मैगी, नेस्कैफे कॉफ़ी एंड चॉकलेट्स हम यूज़ करते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और नवीन फ्लोरिन के प्रोडक्ट्स जैसे कि अमोनियम बाइफ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड एक्सेट्रा का हमें अता पता भी नहीं है। बफेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उन कंपनीज से बनते हैं जहां कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सालों साल से बनाते और बेचते आ रहे हैं। वो उन कंपनीज में इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें उनको लगता है कि वो सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल होंगी लॉन्ग टर्म में। अगर हम ऐसी कंपनीज देखें जैसे कि एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हम पाएंगे कि ये कंपनीज वही प्रोडक्ट साल दर साल बेच के कंटिन्यूस प्रॉफिट्स बनाती आ रही हैं। इसीलिए इन कंपनीज के शेयर होल्डर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे बने हैं। फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से मतलब वॉरेन बफे का ये होता है कि कंपनीज के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जिससे कि कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को साल दर साल बढ़ा सके। वो एडवांटेज इन रीजंस से हो सकती है प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी हो या कस्टमर डिजायर्ड हो, जैसे बेबी मिल्क पाउडर नेस्ले का या कोका कोला, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो जैसे कि मैगी। इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से कंपनी को एक प्राइसिंग पावर मिल जाती है। अब मैगी का एक पैकेट 15 रुपये का मिले या 20 रुपये का, हम ले ही लेंगे। इससे होता ये है कि कंपनीज अपने कैपिटल पर हाई रिटर्न्स जनरेट करती हैं। क्या आपके हिसाब से आइशर ग्रुप जो रॉयल एनफील्ड बाइक बनाते हैं, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्या कंपनी के शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप पाएंगे ऊपर वाले पॉइंट्स वो ज़रूर सेटिस्फाई हो रहे होंगे। बफेट बताते हैं कि अच्छी कंपनीज के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होगा कि वो कितनी अच्छी कंपनी है। अच्छी कंपनीज को पहचानने के लिए ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए, ना कि अर्निंग्स पर शेयर। वो कहते हैं कि ज़्यादातर एनालिस्ट सिर्फ EPS की ही बात करते हैं कि कंपनी ने पिछले साल के कंपैरेटिव कैसा परफॉर्म किया, पर इसके बजाय ये देखना चाहिए कि ROE कितना बढ़ा। अगर EPS 10% से बढ़ा और उसका बेस यानी इक्विटी वैल्यू भी 10% से बढ़ी तो वो कंपनी एक तरीके से सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट ही कंपाउंड कर रही है। इसके अलावा बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को ओनर्स अर्निंग पर फोकस करना चाहिए। ओनर्स अर्निंग को वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले पर गौर करोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे ओनर अर्निंग्स एक्चुअल अर्निंग्स से डिफरेंट होती हैं। एक टेलीकॉम बिजनेस के एवरेज एनुअल मेंटेनेंस ज़्यादा होगा एक FMCG बिजनेस से, तो ओनर अर्निंग्स कम आएंगी रिपोर्टेड अर्निंग्स से टेलीकॉम बिजनेस में, और एक FMCG बिजनेस में ओनर्स अर्निंग ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगी रिपोर्टेड EPS के। अब बिजनेस को वैल्यू करने के लिए बफेट कहते हैं ये जानना ज़रूरी है कि ओनर्स अर्निंग क्या है, ना कि EPS। इसे ऐसे समझे, अगर एक बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ मेंटेनेंस और वर्किंग कैपिटल में ही लग जाएगा तो ओनर को बचेगा ही क्या, और फिर वो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस वाली कंपनीज हाई प्रॉफिट मार्जिन्स जनरेट करती हैं, पर बफेट के हिसाब से एक और तरीके से मार्जिन्स इंप्रूव किए जा सकते हैं, वो है कॉस्ट कटिंग। वो कहते हैं कि अच्छे मैनेजर्स हमेशा अपने खर्चे कम करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं जिससे कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे आएँ। उनके हिसाब से हर $1 की सेल पर एक एप्रोप्रिएट एक्सपेंस होता है। वो खुद बर्कशायर हैथवे को अपने साइज की कंपनीज के कंपैरेटिव 1/10 एक्सपेंस में रन करते हैं। अभी तक जितने भी पॉइंट्स बफेट देखते हैं उससे सिर्फ यही कंक्लूजन बनाना चाहते हैं कि उस कंपनी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके बाद उनका प्रोसेस होता है
कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना और उसका स्टॉक मार्केट प्राइस कंपेयर करना। अगर स्टॉक मार्केट प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर है तो वो कंपनी के शेयर्स खरीद डालते हैं। वो बताते हैं कि एक बिजनेस की वैल्यू उतनी होती है जितना वो बिजनेस अपने ओनर्स के लिए कैश जनरेट करता है ओवर इट्स लाइफ टाइम। A bond, if you buy a 30-year government bond, it has a whole bunch of coupons attached. In the old days, it does now, it's electronic. But it has a whole bunch of coupons, and the coupon says 3% or whatever it may say. And you know that's what you're going to get between now and 30 years from now, and then they're going to give you the money back. What is a stock? A stock is the same sort of thing. It has a bunch of coupons. It's just they haven't printed the numbers on them yet, and it's your job as an investor to print those numbers on it. जितने अच्छे से आप बिजनेस को समझोगे उतने अच्छे से आप फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट कर पाओगे और उतने अच्छे से आप बिजनेस वैल्यू कर पाओगे। अब देखते हैं कि वॉरेन बफे ने ये सारे पॉइंट्स को कैसे अप्लाई किया जब उन्होंने कोका कोला कंपनी के शेयर्स बाय किए। 1988 के फॉल में वॉरेन बफे ने 1.02 बिलियन डॉलर्स के कोका कोला के शेयर्स खरीद डाले। उस समय कोका कोला का शेयर प्राइस 5 टाइम्स उसकी बुक वैल्यू था और 15 टाइम्स उसकी अर्निंग था। वॉल स्ट्रीट के जितने भी पंडित्स थे वो हैरान हो गए जब ये न्यूज़ आई, क्योंकि बफेट तो चीप स्टॉक्स ही परचेज करते थे। उन्होंने 15 टाइम्स अर्निंग पर कोका कोला कैसे खरीद लिया जब उस समय S&P 500 12 टाइम्स अर्निंग पर था। तो इस नज़रिए से तो बफेट ने कोका कोला के शेयर्स महंगे खरीद लिए। तो वॉरेन ने ऐसा क्या देखा जो और वॉल स्ट्रीट पंडित्स नहीं देख पाए। कोका कोला's business is simple and understandable. कोका कोला कंपनी एडिबल लिक्विड्स बाय करके उसे मिक्स करती है और उसका कंसंट्रेट बनाकर बॉटलर्स को सेल कर देती है। वो बॉटलर्स उस कंसंट्रेट को कुछ इंग्रेडिएंट्स में मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं और आगे रिटेल आउटलेट्स, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा को सेल कर देते हैं। इस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। इट हैज़ फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। वॉरेन बोलते हैं कि कोका कोला अगर किसी को पीना पसंद है तो वो कोका कोला ही पीना चाहेगा, कोई और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं। इससे कंपनी को कस्टमर लॉयल्टी मिलती है। इसी वजह से कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो जाते हैं। इट हैज़ हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। जब बफेट ने कोका कोला के शेयर्स खरीदे तब कोका कोला के मार्जिन्स 19% थे और एक आम बिजनेस जो S&P 500 का हिस्सा था उसके मार्जिन्स 9 to 10% ही थे। क्या ये एक्सेप्शनल बिजनेस के एट्रीब्यूट्स नहीं है? इट हैज़ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी। 1988 में कोक का रिटर्न ऑन इक्विटी 31% था और किसी नॉर्मल कंपनी से कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा था। बफेट ने ये पाया कि मैनेजमेंट अपना काम बखूबी निभा रहा है और अपना कैपिटल एलोकेशन हाई रिटर्न बिजनेस ग्रोथ की तरफ कर रहे हैं, इसलिए ROE मार्केट के कंपैरेटिव डबल से भी ज़्यादा था। वैल्यूइंग द बिजनेस ऑफ कोका कोला। 1980 में कोका कोला की ओनर्स अर्निंग थी $262 मिलियन और 1988 में वो जाकर हो गई $828 मिलियन। ये 17.8% कंपाउंडेड रेट था। अब वॉरेन को यकीन था कि ये ओनर्स अर्निंग्स ग्रोथ आगे भी मिनिमम 10 इयर्स के लिए बनी रहेंगी, क्योंकि वो बिजनेस समझ चुके थे। अब देखते हैं कि वॉरेन ने कोका कोला की वैल्यू को कैसे निकाला और देखते हैं उन्होंने इसे कितने डिस्काउंट पर खरीदा। जैसे कि मैंने बताया 1988 में कोका कोला की ओनर्स अर्निंग $828 मिलियन थी। क्योंकि कंपनी की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी थी तो वॉरेन बफे अज्यूम कर सकते थे कि कंपनी की ओनर्स अर्निंग नेक्स्ट 10 इयर्स तक 15% से इंक्रीज हो जाएगी। तो 1998 में उनके लिए एज्यूम करना गलत नहीं होगा कि कोका कोला की ओनर्स अर्निंग $3.349 बिलियन हो। इसको अगर डिस्काउंट करें उस समय के रिस्क फ्री बॉन्ड रेट से जो था 9%, तो कोका कोला कंपनी की वैल्यू आती है $48.77 बिलियन। 1988 में कोका कोला अवेलेबल थी $14.8 बिलियन में, जो कि 30.34% यानी 70% डिस्काउंट पर अवेलेबल थी। अब आप समझ गए होंगे कि वॉरेन बफे ने $1 बिलियन के शेयर्स क्यों खरीद डाले। जब इतने डिस्काउंट पर कंपनी मिल जाए तो $1 बिलियन के शेयर तो वॉरेन बफे के लिए बनते थे।
इस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज को डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल भी बोलते हैं। अगर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा कि वॉरेन बफे कैसे स्टॉक्स पिक करते हैं और आप भी उनको फॉलो करके कैसे अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।